हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे कि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के बारे में, मतलब जीसी के बारे में। मेरे साथ में आप जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं यही है गैस क्रोमेटोग्राफी। ब्रांड है थर्मो साइंटिफिक और इसका जो मॉडल नंबर है वो है ट्रेस 1110। ये इसका मॉडल नंबर है। और ब्रांड कौन सा है, मतलब कौन सी कंपनी का है? थर्मो साइंटिफिक, यूएसए कंपनी है, अमेरिका की। और ये एक ऑटोमेटिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, इसमें हम जो सैम्पलिंग होती है वो मैनुअली होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम आज बात करेंगे, थंबनेल से आप समझ गए होंगे कि हम बात करेंगे कि जो गैस क्रोमेटोग्राफी होती है या जीसी जो एपरेटस होता है उसकी हमको देखभाल कैसे करनी है, उसका मेंटेनेंस कैसे करना है। और इससे पहले भी मेरे 2 वीडियो आ चुके हैं जहां पर मैंने HPLC और FTIR के बारे में आपको बताया था कि अगर आपके पास HPLC है या FTIR है आपकी लेबोरेटरी में, आपकी इंडस्ट्री में, तो आपको उसका कैसे डेली मेंटेनेंस परफॉर्म करना है। यहाँ पर मैंने आपको डेली बेसिस पे ही बताया था, वीकली बेसिस पे ही बताया था, मंथली बेसिस पे ही बताया था और ईयरली बेसिस पे ही बताया था। और आज जिस इंस्ट्रूमेंट की बारी है, काफ़ी टाइम से इसकी रिक्वायरमेंट भी आ रही थी, और वो इंस्ट्रूमेंट है गैस क्रोमेटोग्राफी। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं और एक एक करके हम सभी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आपके पास अगर जीसी है तो आपको उसका डेली मेंटेनेंस कैसे करना है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो गैस क्रोमेटोग्राफी के मेंटेनेंस की बात करेंगे वो करेंगे डेली बेसिस पे। जी हाँ, रोज आपको जो गैस क्रोमेटोग्राफी का जो मेंटेनेंस करना होता है वो क्या करना होता है। देखिए, एज ए एनालिस्ट हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम डेली बेसिस पे किसी इंस्ट्रूमेंट का मेंटेनेंस कर पाए। तो आपको क्या करना है कि आपके जो भी लैब असिस्टेंट है, जो कि लैब की देखभाल करते हैं, उनको आपको ये ट्रेनिंग देनी है, उनको आपको ये पॉइंट बताना है कि आपको डेली बेसिस पे इंस्ट्रूमेंट के कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो चेक करने हैं। तो सबसे पहला जो पैरामीटर होगा वो होगा कैरियर गैस लेवल। जी हाँ, आप जैसे कि जानते हैं कि यहाँ पर जो कैरियर गैस यूज होती है वहाँ से जो है वो गैस आ रही है। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन को एज ए कैरियर गैस यूज कर रहे हैं। तो रोज आपको एज ए सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर बाहर की तरफ रखे हुए होते हैं, तो रोज आपको सिलेंडर का नॉब जो है वो ओपन करके आपको ये चेक करना है कि जो गैस है वो प्रॉपरली आ रही है कि नहीं आ रही है, किसी तरीके का लीकेज तो नहीं हो रहा है, जो प्रेशर हमको रिक्वायर्ड है वो प्रेशर हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये चीज़ आपको डेली बेसिस पे चेक करवानी है, या आप खुद चेक करें और अगर आपके पास लैब असिस्टेंट हो तो उनको ये बात चीज बतानी है। नेक्स्ट है डेली बेसिस पे आपको जो सेप्टा और ओरिंग जो कि यूज होती है जीसी के अंदर, उसको चेक करना है कि वो स्मूथली है कि नहीं है, सही तरीके से वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ऐसा तो नहीं है कि वो डैमेज हो गई है या उसमें किसी तरीके का लीकेज तो नहीं हो रहा है। ये चीज आपको डेली बेसिस पे चेक करनी है सेप्टा और ओरिंग को। साथ ही साथ आपको डेली बेसिस पे इंस्ट्रूमेंट को ऑन करना है और आपको ये चेक करना है कि जो बेसलाइन आनी चाहिए जो हमको ग्राफ के अंदर मिल रही है वो बिल्कुल सीधी और स्मूथ होनी चाहिए। अगर उसके अंदर जरा सा भी फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसका मतलब है कि या तो फिर कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन एरर हो रहा है या पर कहीं पे लीकेज हो रहा है। ये भी हो सकता है कि कहीं पे कोई कंटामिनेशन हो जिसकी वजह से कोई इंप्योरिटी इंटर होने की वजह से भी हमको बेसलाइन जो है वो बिल्कुल सीधी नहीं मिल पाती है। साथ ही साथ आपको जो इंजेक्टर है, अगर आपका इंस्ट्रूमेंट जो है अगर वो मैनुअल है तो आपको मैनुअली भी रोज इंजेक्टर को क्लीन करना है। या तो फिर अगर आपके पास, जैसे हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है या ये तो मैनुअल है, यहाँ पर हमको इंजेक्टर के अंदर सैंपल को लेके ऊपर से सैंपल को इंजेक्ट करना पड़ता है। बट अगर आपके पास ऑटो सैंपलर है, मतलब ऑटोमेटिकली ही सैंपल जो है वो इंजेक्ट हो जाता है, तो रेगुलर बेसिस पे आपको इंजेक्टर को क्लीन करना है। अगर उसके अंदर जरा सा भी कंटामिनेशन होगा तो हो सकता है कि आपकी जो एक्यूरेसी है वो सही तरीके से नहीं आ पाएगी और इम्प्योरिटी की वजह से हो सकता है कि बाद में वो पीक के अंदर भी दिखाई देने लग जाए, कि इम्प्योरिटी की पीक भी आपको ग्राफ के अंदर दिखाई दे। साथ ही साथ रेगुलर बेसिस पे आपको जितनी भी गैसेस आप यूज कर रहे हैं उनका जो फ्लो रेट होना चाहिए, जो प्रेशर होना चाहिए वो सही होना चाहिए। ये आपको रेगुलर बेसिस पे चेक करना है। तो पीछे आपको दिख ही दे रहे हैं कि सारे रेगुलेटर्स जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आप बाहर जो सिलेंडर लगे हुए हैं उन सभी गैस सिलेंडर्स को आपको ऑन करना है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गई। हाइड्रोजन गैस किस लिए यूज़ होती है? डिटेक्टर के लिए यूज़ होती है, जो कि फ्लेम के लिए यूज़ होती है। हाइड्रोजन की हेल्प से ही जो डिटेक्टर होता है उसके अंदर फ्लेम जलती है, तो उसका भी प्रेशर जो है वो प्रॉपर आना चाहिए। नाइट्रोजन का प्रेशर भी रेगुलर होना चाहिए। ये चीज़ आपको रेगुलर चेक करनी है, क्योंकि अगर आप रेगुलर बेसिस पे चेक नहीं करेंगे और अगर गैस में कहीं पे लीकेज होगा, हो सकता है सिलेंडर के अंदर लीकेज हो या आपकी जो गैस लाइन आ रही है उसके अंदर लीकेज हो, तो हो सकता है कि आप रोज उसको चेक नहीं कर रहे थे और वो गैस धीरे धीरे लीक होकर आपके सिलेंडर खाली हो जाएगा। 1 महीने 2 महीने के बाद जब आपको एनालिसिस परफॉर्म करना होगा तब आप उस गैस सिलेंडर को ऑन करेंगे तो पता चला उसके अंदर गैस ही नहीं है, जिसकी वजह से आप एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो ज़रूरी है कि ये जो गैस लीकेज वाली जो प्रॉब्लम है इसको आपको डेली बेसिस पे चेक करनी है। और अगर आपको दिखाई देता है कि गैस लीकेज हो रहा है तो आपको या तो गैस सिलेंडर्स को चेंज करना है या जहाँ पे भी लीकेज हो रहा है उस चीज़ को ठीक करवानी है। बट अगर ये गैस लीकेज होगा तो दिक्कत आपको ही आएगी, क्योंकि गैस जो है वो लीक हो जाएगी
और जब तक गैस अवेलेबल नहीं होगी आपका इंस्ट्रूमेंट किसी काम का नहीं है। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये रेगुलर बेसिस पे चेक करनी है। तो यहाँ पर हमने बात करी कि डेली बेसिस पे हमको गैस क्रोमेटोग्राफी का क्या क्या मेंटेनेंस करना है। अब हम बात करते हैं वीकली बेसिस पे। जी हाँ, साप्ताहिक आपको कौन कौन से ऐसे पैरामीटर्स हैं जो कि इंस्ट्रूमेंट के चेक करने हैं। तो जो पहला पैरामीटर है वो है कॉलम। जी हाँ, आपको हर हफ्ते कॉलम को चेक करना है कि उसके अंदर किसी तरीके की इंप्योरिटी तो नहीं आ गई है, कोई कंटामिनेशन तो नहीं हो गया है, उसको आपको प्रॉपर वे में क्लीन करना है। और अगर आपको जरूरत पड़े कि ऐसा लग रहा है कि बहुत समय हो गया है और कई बार जो ज्यादातर जो कंटामिनेशन होता है वो कॉलम के स्टार्टिंग जो इनिशियल सरफेस होती है, जो बिल्कुल पिन पॉइंट होता है, या तो स्टार्टिंग में या एंड में, यहाँ पर जो होता है वो कंटामिनेशन इकट्ठा हो जाता है ज़्यादातर एंट्री फेस पे। तो कोशिश करें कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कंटामिनेशन को क्लीन करने के बाद भी कंटामिनेशन नहीं जा रहा है तो आप आगे वाले पार्ट को थोड़ा सा कट करके भी यूज़ कर सकते हैं। जहाँ जहाँ कंटामिनेशन है जो कि रिमूव नहीं हो रहा है तो उस पार्ट को आप आगे से कट कर दें और फिर वापस से उस जो कॉलम है उसको कनेक्ट कर दें। तो इस तरीके से भी आप कंटामिनेशन को रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट होगा कि आपको जो आपके डिटेक्टर्स हैं उनको भी हर हफ्ते एक बार क्लीन करना है। ज़्यादातर जो जीसी होता है, जैसे ये वाला जो हमको गैस क्रोमेटोग्राफ है, इसके अंदर 2 तरह के जो डिटेक्टर्स हैं उनका यूज़ हो रहा है और बेसिकली सबसे ज़्यादा यही डिटेक्टर यूज़ होता है। ये डिटेक्टर हैं फ्लेम आयोनाइजेशन डिटेक्टर जिसे हम बोलते हैं FID, और एक और डिटेक्टर है थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर जिसे बोलते हैं TCD। यही बेसिक कॉमन डिटेक्टर्स होते हैं जो कि हर गैस क्रोमेटोग्राफ के अंदर यूज़ होते हैं। तो इसको आपको वीकली बेसिस पे क्लीन करना है और हमेशा ये चीज़ इंश्योर करनी है कि इसके अंदर किसी भी तरीके की इम्प्योरिटी या कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ हर हफ्ते आपको लीक टेस्ट भी परफॉर्म करना है। जी हाँ, ये लीकेज वाला पैरामीटर इंस्ट्रूमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक है। जी हाँ, क्योंकि ज़्यादातर जैसे हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है इसके साथ भी कई बार ये दिक्कत आ जाती है कि कहीं ना कहीं गैस का लीकेज हो जाता है, कभी नाइट्रोजन खत्म हो जाती है, कभी हाइड्रोजन खत्म हो जाती है और हमको फिर नया सिलेंडर बुलवाना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता भी है कि इस लीकेज की वजह से हमको गैस अवेलेबल ही नहीं हो पाती और हम एनालिसिस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो आपको हर हफ्ते, बेसिकली तो मैंने आपको बताया था कि डेली बेसिस पे लीकेज टेस्ट परफॉर्म करना है, बट हर हफ्ते आपको कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट का पूरा लीकेज टेस्ट परफॉर्म करना है कि डिटेक्टर के अंदर चेक करना है, इंजेक्टर के अंदर, कॉलम के अंदर, इन सभी के अंदर आपको हर हफ्ते एक बार ये चेक करना है कि किसी तरीके का गैस लीकेज तो यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसके लिए आप एक दो बिल्कुल सिंपल चीज़, या तो आप सोप जो हमारा साबुन वाला पानी होता है वो अप्लाई करके देखिए, तो अगर गैस लीक होगा तो वहाँ पर बबल बन जाएंगे, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि वहाँ पर गैस का लीकेज हो रहा है। या तो फिर आप इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर का यूज़ कर सकते हैं, इसके थ्रू भी आप लीकेज को चेक कर सकते हैं। बट सबसे सस्ता और आसान तरीका जो है वो है आप साबुन का पानी ले लीजिए, जो हमारा सर्फ होता है उसको पानी के अंदर घोल लीजिए और उस एरिया पे अप्लाई कीजिए जहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर लीकेज हो सकता है। अगर वहाँ पर गैस का लीकेज होगा, पहले तो आपको गैस सिलेंडर ऑन करना होगा गैस का, और फिर उसके साबुन का पानी आपको डाल के देखना होगा। अगर वहाँ पर गैस लीकेज होगा तो वहाँ पर आपको अलग से ही बुलबुले जो बबल्स होंगे वो बनते हुए दिखाई देंगे। इससे इस चीज़ क्लियर हो जाएगी कि वहाँ पर गैस का लीकेज हो रहा है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि हाइड्रोजन को बहुत ही थोड़ा ध्यान से आप हैंडल करिएगा, क्योंकि हाइड्रोजन काफ़ी फ्लेमेबल गैस होती है। तो उसके चेकिंग के लिए आप कोशिश करें कि अगर आपको नहीं करना है तो प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिए। नाइट्रोजन आप चेक कर लीजिए। हाइड्रोजन आप तभी परफॉर्म करें या तो आप प्रॉपर वे में ट्रेंड हो, और ट्रेंड किससे होना है, आपको सर्विस इंजीनियर को बुला के प्रॉपर वे में पहले उनसे सारी बात कर लेनी है कि हाइड्रोजन सिलेंडर को कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से इसका लीकेज टेस्ट परफॉर्म करना है। सारी चीज़ें जब तक आपको प्रॉपर वे में एक सिस्टमेटिक आदमी से आपको ट्रेनिंग ना मिले तब तक आपको हाइड्रोजन के बारे में ज़्यादा डील नहीं करनी है। ठीक है, मतलब हाइड्रोजन बस आप एनालिसिस पर्पज़ के लिए यूज़ कीजिए, बाकी आप उससे ज़्यादा टच मत हुई ना उसके लीकेज टेस्ट परफॉर्म कीजिए, कुछ मत कीजिए, क्योंकि हाइड्रोजन गैस अपने आप एक काफ़ी फ्लेमेबल गैस होती है और इससे कोई बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। तो जब तक आपको प्रॉपर ट्रेनिंग ना हो तब तक आपको हाइड्रोजन गैस सिलेंडर को टैकल नहीं करना है, उसको हैंडल नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने डिस्कशन किया कि जो वीकली बेसिस पे आपको जो हमारा गैस क्रोमेटोग्राफ है उसका किस तरीके से मेंटेनेंस परफॉर्म करना है। अब हम बात करेंगे मंथली बेसिस पे। जी हाँ, कि हर महीने आपको किस तरीके के जो मेंटेनेंस है वो गैस क्रोमेटोग्राफ के अंदर परफॉर्म करने हैं। 3 तरह के ऐसे पैरामीटर्स है जो कि हर महीने आपको परफॉर्म करने होंगे। तो पहला पैरामीटर है सब चेंज फिल्टर। जी हाँ, अगर जितने भी फिल्टर्स लगे हुए हैं जो कि गैस को इंटर करवाते हैं, तो इन फिल्टर्स की प्योरिटी को आपको चेक करना है कि इन फिल्टर को आपको हर महीने क्लीन करना है। इसके अंदर किसी भी तरीके का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। ये फिल्टर्स जो होंगे वो गैस से रिलेट करते हैं। तो देखिए, ये जितने भी फिल्टर्स हैं इनकी प्योरिटी भी आपको चेक करनी है। जैसे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मॉइस्चर के लिए हमने जो सिलिका लगाई हुई है, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो सिलिका है उसका कलर ब्लू होना चाहिए, बिल्कुल प्योर ब्लू। अगर उनका कलर जैसे इसमें कुछ दिख रही होंगी जो कि अब पिंक होने लग गई है, इसका मतलब इन्होंने काफ़ी मॉइस्चर जो है वो अब एब्जॉर्व कर लिया है और अब इससे ज़्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्व नहीं कर सकती है। तो आपको क्या करना होगा, इन सिलिका को निकाल के इस सिलिका को वापस से आपको क्या करना है,
ओवन के अंदर रखना है और जितना भी मॉइस्चर इन्होंने एब्जॉर्व किया है उसको रिमूव करना है, जिससे कि इनका कलर क्या होगा, वापस से ब्लू हो जाएगा और वापस से इसके अंदर आपको इंटर करना है। तो ये चीज़ आपको हर महीने परफॉर्म करना है। अगर ये चेंज नहीं होंगे तो सीधी सी बात है कि मॉइस्चर जो होगा वो आपके इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंटर हो जाएगा, आपके हो सकता है एज ए कैरियर गैस भी यूज़ हो सकता है नाइट्रोजन के साथ में, या तो फिर हाइड्रोजन के साथ में आपकी डिटेक्टर गैस में भी जा सकता है। बाद में ये जो मॉइस्चर होगा ये आपके सरफेस पे जाके जमा हो जाएगा, आपके इंस्ट्रूमेंट में जाके जमा हो जाएगा, जिससे कि धीरे धीरे आपके इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी चली जाएगी। जो डिटेक्टर है वो भी धीरे धीरे उसकी जो इफिशियंसी है, जो एक्यूरेसी है वो कम होने लग जाएगी। तो आपको हर महीने ये चेक करना है कि जितने भी फिल्टर्स लगे हुए हैं गैस के वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसको आप क्लीन करिए। और अगर वो क्लीन होने के बाद भी उनके अंदर कंटामिनेशन है तो आप उसको चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट होगा कि आपको हर महीने स्प्लिट या स्प्लिटलेस इनलेट्स को चेक करना है कि वो प्रॉपर वे में क्लीन हो, उसके अंदर किसी भी तरीके का कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको हमेशा स्प्लिट और स्प्लिट इनलेट को निकालना है, खोलना है, और खोलने के बाद आपको प्रॉपर वे में क्लीन करने के बाद उसको वापस से फिट करना है। साथ ही साथ लाइनर और ओ रिंग के साथ भी आपको यही करना है कि इनको खोल के प्रॉपर वे में क्लीन करना है और फिर उसको वापस से फिट करना है। जो थर्ड पैरामीटर है वो है फ्लो कंट्रोलर। इसको आपको प्रॉपर वे में चेक करना है और कैलिब्रेट करना है कि गैस के जितने भी कंट्रोलर होते हैं, कंट्रोलर मतलब जो रेगुलेटर्स होते हैं गैस के, उनकी कंट्रोलिंग चेक करनी है कि जितना फ्लो हम दे रहे हैं गैस का सिलेंडर से उतना फ्लो जो है वो यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पर भी रेगुलेटर लगे हुए हैं, आगे भी लगे हुए हैं, तो आपको ये चेक करना है कि फ्लो जो होना चाहिए गैस का वो एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो रेगुलेटर ख़राब हो जाए, आप फ्लो को बढ़ा रहे हैं बट वो फ्लो जो हो वो बढ़े ही नहीं, या तो फिर जो आपको रेगुलेटर में जो फ्लो दिख रहा है और एक्चुअली रेगुलेटर में फ्लो कुछ और है और हमको दिखाई कुछ और दे रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। रेगुलेटर बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में काम करने चाहिए। अभी तो काफ़ी डिजिटल रेगुलेटर्स भी आ चुके हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास तो पुराने ज़माने वाली रेगुलेटर हैं जिसमें से घड़ी लगी हुई होती है। यहाँ पर जो आपको घड़ी की सुई दिखाई दे रही है इस तरह की है, बट कहने का मतलब बस ये है मोटा माटी कि आपके जो रेगुलेटर होने चाहिए वो सही होने चाहिए। जो गैस रेगुलेटर में दिखाई दे रही है उतना ही फ्लो एक्चुअल वे में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो रेगुलेटर ही ख़राब हो गया हो और फ्लो कुछ और दे जा रहा हो और आपको दिखाई कुछ और दे रहा हो। तो इस तरीके का मिस इन्फॉर्मेशन होती है वो नहीं होना चाहिए, और ये चीज़ आपको हर महीने परफॉर्म करनी है। इसके लिए आप एक काम कीजिए कि आप अपने गैस सिलेंडर्स को सही जगह पे रखिए, धूप में मत रखिए, पानी नहीं लगना चाहिए, ढक के रखिए, कवर करके रखिए। उन रेगुलेटर मतलब सिलेंडर्स को कवर नहीं करना है, जहाँ पर वो रखे हुए हैं वो बिल्कुल शेड के अंदर होने चाहिए। आपके सिलेंडर प्रॉपर वे में शिफ्ट होने चाहिए। ज़्यादातर एटमॉस्फेयर से रिलेटेड हवा उनको लगे, कोई दिक्कत नहीं, हवा तो लगना ज़रूरी है गैस सिलेंडर्स को, बट पानी नहीं लगना चाहिए। डायरेक्ट आपकी जो सनलाइट है वो आपके गैस सिलेंडर्स पे नहीं लगनी चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि आपके सिलेंडर्स भी काफ़ी लंबे समय तक चलेंगे, साथ ही साथ आपके रेगुलेटर्स भी ख़राब नहीं होंगे।